नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम आरआरबी जेई 2024 के सीबीटी 1 में पूछे गए सभी 9 शिफ्टों के टॉप बेस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो इस तरीके से लिए गए हैं कि जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि आरआरबी ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, चाहे वो आरपीएफ, एसआई, एएलपी हो या फिर अब जेई, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाला एग्ज़ाम जो एनटीपीसी है उसमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 250 से 200 450 के बीच में बिटवीन बोला गया है, वो कौन से नंबर से उनका सम हमें बताना है जो 8, 12 और 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिनका कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8, 12 और 18 का। 8, 12, 18 का एलसीएम जैसा कि आप जानते हैं कितना हो जाता है, 72, ठीक है। अब 72 इनका एलसीएम हो जाएगा और हमको 250 से 450 के बीच में नंबर लाना है, ठीक है। तो ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सीधा देख रहे हैं कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 28 हो रहा है, यानी कि 250 से ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 772 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 21 हो रहा है, जो 250 से कम होगा। तो ये हम नहीं ले सकते, तो हम 4 से सीधा इंटू करेंगे इसको, तो ये हमारा 288 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला नंबर जो आएगा हमारा 72 और ऐड कर दे उसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा हमारा 360। और फिर इसके अंदर अगर हम 72 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर हो जाएगा हमारा 432, ठीक है, 72 ऐड करने से। तो इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारी लिमिट क्रॉस कर जाएगी 450, ठीक है। अब हमें इन्हीं नंबर्स का सम बताना है, तो जब आप इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 8 2 10 हो जाता है, 6 4 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 7 3 10, ठीक है। तो ये 1080 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1080, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि m एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि पूर्णता यानी कि कंप्लीटली 12, 15, 18 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहीं पे हमको सम बताना है क्वेश्चन का। अगर हम m को 25 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 15 और 18 का, ठीक है। 12, 15, 18 का जैसा कि आप एलसीएम जानते हैं कितना होता है, 180। अभी आप लेकिन इसमें ये कह रखा है कि हमें m को जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम इसका फैक्टर देख लेते हैं। 18 होता है 2 9 18, 2 9 18 और आ जाता है इधर 10। अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 10। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 2 की स्क्वायर और यहाँ से ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से एक 5 की पावर 1, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस m को हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। अब स्क्वायर रूट निकलने के लिए यहाँ पे देखिए सबकी पावर इवन है, 2 2, लेकिन यहाँ पे एक है 5 की पावर जो कि ऑड है, तो यहाँ पे हमें 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये कितना आ जाता है हमारा 18। इसका मतलब क्या है, 180 को 5 से इंटू कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 900। तो 900 हमारी यू है छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, हम 25 से 900 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए 25 को 3 बार करेंगे तो 75 हो जाता है, 75 में से 15 बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ 0 आ जाता है, 25 को 6 से करते हैं तो ये 150 आ जाता है। तो क्वेश्चन जो आएगा हमारा 36 होगा। इसी का डिजिटल सम हमको निकालना है। तो 6 3 9 हो जाता है, 6 3 कितना हो जाता है, 9 डिजिटल सम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक सायरन है जो कि कितने इंटरवल पे बजता है। एक सायरन 3 कंपनीज का जो एक साथ साउंड टुगेदर इनिशियली शुरुआत में एक साथ बजता है, उसके बाद वो किस किस इंटरवल पे बजता है। 3 कंपनियों का सायरन 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट, ठीक है। अब ये हमें बताना है कितनी बारी वह 16 घंटे 12 मिनट में बजेंगे, ठीक है।
फ्रॉम द फर्स्ट साउंड, जब वो पहली बार एक साथ बजना शुरू हुआ। तो देखिए इसमें भी अब हम कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में 12, 16 और 20 का। ठीक है, 12, 16, 20 का एलसीएम हो जाता है 240 मिनट, यानी कि पहला सायरन वो बजेगा 240 मिनट में। ठीक है, अब हमें इस पीरियड में बताना है कि 16 घंटे और 12 मिनट में कितनी बारी में वो कितनी बारी बजेंगे। तो देखिए 16 घंटे 12 मिनट का मतलब कितना हो गया, यहाँ मिनट की बात हो रही है ना, तो 16 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 16 घंटे में कितने हो जाएंगे, 16 गुना 60 और ये 12 मिनट। तो देखिए 16 को अगर हम इससे करते हैं तो ये कितनी बारी में हो जाता है, ये हमारा 96 है ना, 96, 960, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 972 मिनट। ठीक है, टोटल 972 मिनट में कितनी बारी बजेगा अगर वो 240 के इंटरवल पे बज रहा है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए आप, अगर हम 240 को मैक्सिमम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है 960, यानी कि 972 के अंदर में लास्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 बारी में। ठीक है, 4 बारी में अगर हम इसको 5 बारी करेंगे तो ये 972 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो 972 मिनट में वो 4 टाइम्स बजेगा अलार्म। ठीक है, लेकिन ये आंसर है गलत, 4 टाइम्स नहीं होगा, ये 240 मिनट पे भी तो बजा है एक बारी, यानी कि सबसे पहला 240 मिनट में बजा, तो हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो ये कितनी बारी बचेगा, 16 घंटा 12 मिनट में 5 बारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स, जो कि है ऑप्शन हमारा डी, इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये इसीलिए पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो इसी में मिस्टेक करते हैं, ये वाला हम ऐड नहीं करते, 4 टाइम्स लिख के हम 4 टाइम्स को आंसर टिक कर देते हैं, ये ए, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। ठीक है, सही आंसर है हमारा 5 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुमन ने इन्वेस्ट करे हैं कितने 3500 रुपये 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पे, जो कि सालाना लग रहा है। यदि वो 6048 रुपये मिलते हैं उसको एन ईयर्स में, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, 3500 हो गया इधर है ना, ये सम हो गया, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, तो यहाँ अमाउंट कितना आ रहा है 6048। ठीक है जी, अभी यहाँ पे आप इसको काटना शुरू करें। ठीक है, इसको अगर आप काटना शुरू करेंगे तो इसको मैं 4 से काटता हूं तो ये कितनी बारी में चला जाएगा 1512, और इसको मैं 4 से काटना शुरू करता हूं तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, इतनी बारी में। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ इसको 4 से काटा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैंने 4 से डिवाइड किया, अब मैं यहाँ 7 से डिवाइड करता हूँ, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 125, और ये 14 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 16। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, है ना, यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, तो यानी कि ये जो आएगा ना nth रूट, यही हो जाती है इस n की वैल्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता तो पॉइंट में नहीं पूछता, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसका मतलब एग्जामिनर ने आसानी पूछा था, बट वो देखना चाह रहा था कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए इसका क्यूब 5 हो जाता है, इसका 6 हो जाता है क्यूब रूट, तो 1 की बढ़त हो रही है, 1 की बढ़त 5 पे, तो 1/5 को हम और क्या कहते हैं 20%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ से, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ये आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने वहां से वेरीफाई कर लिया कि एन की वैल्यू क्या है। हो सकता है कईयों ने किसी और मेथड से किया हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस मेथड से कर लेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी एक आर्टिकल को 687 रुपीज़ पे बेचता है, D% डिस्काउंट देता है उसके अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे। अब वो क्या करता है कि पहले जो डिस्काउंट एंड अनदर डिस्काउंट हैविंग सेम नॉमिनल वैल्यू, तो यानी कि पहले उसको जितना डिस्काउंट दिया ना उतना ही सेम डिस्काउंट वो फिर दे देता है उसको। तो अब जो अंकित मूल्य नहीं, एक आर्टिकल और ठीक है दे देता है, तो मार्क प्राइस जो है आर्टिकल का वो है 1145। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए 687 में बेच दिया, मार्क प्राइस उसका कितना है 1145, इसको भी मैं बाय ऑप्शन ही करता हूँ। कैसे 1145 ये हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसमें सबसे आसान ऑप्शन देखूं कि मैं सी ऑप्शन लेता हूँ सबसे आसान कि D% 20%, अगर 145 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना आ जाता है 101/5। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 229। ठीक है, ये इतना आ गया मेरा डिस्काउंट। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे कि इतना ही डिस्काउंट मैं और दे दूं। ठीक है, तो अगर मैं 1145 पे
अगर मैं 4/5 लेता हूँ तो ये 229 हो जाता है, और जब मैं इसको इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाता है, 8 9 10 11 हो जाएगा, 8 और एक ये 9, तो यानी कि 916। तो 916 में से मैं फिर दोबारा से इसको 229 अगर देता हूँ तो मेरा ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है मेरा 687, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है 7। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो है मेरा वो उतना ही आ गया जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन सी। मैं इसको इस तरीके से करता, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, आप कैसे करते हैं आप बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि राम 2 घंटा ज़्यादा लेता है रवि से 20 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। यदि राम ने डबल कर दी अपनी स्पीड तो वो रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है, ठीक है। अभी ये पूछता है कि रवि की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने काम किसके ऊपर कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो हम राम के ऊपर कर रहे हैं दोनों जगह। तो हम राम को कंसिडर करते हैं पहले। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले कि राम की बात हो रही है, ठीक है। तो राम की स्पीड की बात करें तो राम ने स्पीड को डबल कर दिया। तो यानी कि मान लेते हैं कि पहले उसकी एक यूनिट स्पीड थी तो अब हो गई 2 यूनिट। तो जो टाइम होता है वो उल्टा हो जाता है स्पीड का, वो 2 × 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड × टाइम होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस हर बारी में फिक्स है जो वो ट्रेवल कर रहा है, निश्चित दूरी ही तय कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाती है वो विपरीत हो जाती है किसके, समय के, है ना। कि अगर टाइम जितना ज़्यादा ले रहा है उतनी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड जितनी बढ़ जाएगी उतना टाइम वो कम लेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी। तो ठीक है, ये कर ली। अभी आप देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है ना। कंडीशन फर्स्ट कहती है कि राम जो है 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है किससे, रवि से। तो यानी कि +2 आवर कर लीजिए राम ने। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि राम अगर स्पीड को डबल कर रहा है तो वो रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जा रहा है। इसका मतलब वो 1 घंटा 20 मिनट कम समय लेगा। तो मैं इसको यहाँ माइनस कर लेता हूँ, 1 आवर 20 मिनट वो कम लेगा, ठीक है। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 आवर 20 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 20/6, तो ये कट जाएगा 1/3, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 4/3 आवर, ठीक है। ये माइनस का साइन, क्यों? क्योंकि वो कम ले रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। अभी आप यहाँ देखिए कि ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ये डिफरेंस क्या कहता है कि 2 - 4/3 आवर, ठीक है। कि दोनों कंडीशन में इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो टी टाइम से ही ले रहा है ना। t + 2 आवर लेगा, t - 2 बार, क्योंकि जो टाइम लिया जा रहा है रवि के द्वारा वो फिक्स है, राम के टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो t से t कट जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने t की बात करी ही नहीं, सीधा जो टाइम में चेंजेस आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 4/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10/3 आवर्स का ये डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना वो यही है ना। पहले वो जो टाइम ले रहा था, अब वो जो टाइम ले रहा है, तो इस 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया हमारा 10/3 आवर्स, ठीक है। इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/3, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3 आवर्स, ठीक है। ये हो गया राम का टाइम जो राम ले रहा है। लेकिन राम क्या ले रहा है, रवि से 2 ज़्यादा ले रहा है। तो रवि का टाइम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20/3। ये पहले वाली कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, और ये अब बाद वाली कंडीशन की बात होती है डबल करने के बाद तो इधर आती है, लेकिन हम पहले वाली कंडीशन से बात करेंगे। तो 20/3 - 2 आवर्स, क्योंकि रवि से वो 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है राम, तो रवि की स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे, 14/3 घंटा, ठीक है। अब आप देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड × टाइम। तो हम स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे को, 20 किलोमीटर, और टाइम हमें स्पीड निकालना है ना, तो टाइम हमारे को कितना दे रखा है, 14/3। तो ये 3 इधर आ जाएगा नीचे से ऊपर, तो 2 से 7 बारी में, 2 से 10 बारी में, तो ये हो जाता है हमारा 30/7। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड किसकी, रवि की, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो और भी मेथड से अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड से लंबा हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन बनेगी। तो ये इतना टाइम नहीं लगता, इसको यहाँ समझाने के लिए इतना टाइम लगा। ये बिल्कुल पेन फ्री मेथड है, इसके अंदर आपको बहुत ही कम पेन इस्तेमाल करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, और फिर सोल्यूशन को 2-3 बारी देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस वगैरह में देखने को हमेशा मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये मेथड सीख लेना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आर्टिकल को 5/14 अगर उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए तो हितेश को 20% का लॉस होता है। यदि वो उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ क्या कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है उसका यही है 14 मान लेता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ उसका करंट सेलिंग प्राइस है वो है कितना, इस 14 का 5/14, तो हम इसको 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब उसको लॉस कितना हो जा रहा है 20% का, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 80% पे वो बेच दे रहा है, ठीक है। ये बेचा कितने पे 5 पे, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस के 80% पे उसने बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो हो जाता है कितना 25/2, है ना। 4 से 25/4 होता है ना ये, सॉरी 4, तो 25/4, ठीक है। ये हो गया यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब वो क्या करता है कि वो उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पे बेच देता है। तो इसके 80% अगर मैं निकालूं तो इसका 80% कितना हो जाएगा, इसका 80% हो जाएगा, देखिए मैं ना फ्रैक्शन में ही अभी वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 2 7 जा 2 5 जा, तो ये हो जाता है 56/5, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस 80% पे। तो अब कह रहा है इसको प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 25/4 अपॉन कॉस्ट प्राइस 25/4 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। अभी आप इसका निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाता है और 20 2 22 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो ये 125 हो जाता है और नीचे कितना आ जाएगा 20 और ये आ जाता है 25 और ये नीचे आ जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा 4, ये हो जाएगा इधर से, ठीक है। ये 25 से ये 4 बारी में चला गया, 4 से ये 5 बारी में चला गया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन को यहाँ कर देता हूँ। तो अब 224 में से अगर मैं 224 में से 125 को हटा दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा 99, ठीक है, 99, ठीक है ना। 9 5 14 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 1 ठीक है। 99 इंटू 4/5 यही होता है। तो इसको आप इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, ये 39/5। तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना हो गया, ये 75 हो गया और 75 और 9 से 45 गया और ये 5 2 10, तो यानी कि 79.2% इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 79.2, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 770 रुपये 7 पैसे पे बेच दिया 2 डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। यदि वो डिस्काउंट नहीं देता तो वो 25% का प्रॉफिट करता, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। देखिए सबसे पहले हम अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, उसके ऊपर 58% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 42% पे उसने बेच दिया होगा, ठीक है। फिर 80% का डिस्काउंट दिया तो यानी कि 20% उस पर बेचा होगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 770.7, ये पॉइंट हटाते हैं तो एक ये 10 आ जाता है नीचे, ये 1 0 से चला गया, 20 से ये 5 बारी में चला गया, 2 से ये 21 बारी में, 2 से ये 5 बारी में। तो जो अंकित मूल्य आ जाता है वो कितना हो जाता है 7707 इंटू 25/21, 7 से ये 3 बारी में चला गया, 7 से ये 1101 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है ना, 18 और ये 7 21, तो 367 इंटू 25, ये हो गया क्या हमारा मार्क प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या मार्क प्राइस। लेकिन अभी क्या है, अब हमें बताना है कि यदि वो डिस्काउंट नहीं देता, यानी कि वो इसी को बेच देता अंकित मूल्य, यानी कि ये क्या हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, तो उसको क्या होता है 25% का प्रॉफिट। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस के 25% का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं कि 1 का प्रॉफिट 4 पे। तो अगर 5/4 पे वो बेच देता तो बेचता कितने पे, ये मार्क प्राइस पे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये हो जाता है 367 इंटू 25/4, ठीक है। ओ सॉरी कुछ नहीं, 367 इंटू 25 यही होता है। तो देखिए 5 से ये 5 बारी में चला गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 हो जाता है ना, 20। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 हो जाता है, 12 13 हो जाता है और 3 2 6 और 1 7, तो ये हो जाता है कितना 7340। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7340, जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक ट्रेडमैन क्या करता है, वो ये बोलता है कि अपने
एक फ्लोर्स को आटा हो कुछ हो उसको 35% के प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन वो क्या करता है 16% कम वेट इस्तेमाल करता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं क्या करता है वो 1 किलो का दाम है ना, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, उस 1000 ग्राम को वो यानी 1 ग्राम की वैल्यू है कितनी, 1 रुपये, तो यानी कि इस 1000 ग्राम को बोला जाए या फिर 1000 रुपये की चीज को वो क्या कहता है कि मैं उसको 1350 ग्राम देता हूँ 1000 ग्राम की जगह, या फिर 1350 रुपये में देता हूँ। ठीक है, ये वो ऐसा कहता है, लेकिन वो करता क्या है कि जो ग्राहक 1000 ग्राम मांगने आता है उसको 1000 ग्राम की जगह वो 840 ग्राम ही दे देता है। ठीक है, या फिर 1000 रुपये की चीज उसको देनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करता है उसको 840 रुपये की चीज ही देता है। ठीक है, आप किसी पे भी कैलकुलेशन कर लीजिए, आसान आंसर आपका सही आएगा। तो अब आप देखें यहाँ प्रॉफिट क्या है उसका, प्रॉफिट ये है कि सबसे पहले तो ये 350 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह, प्लस अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो 160 की वो घपला कर रहा है 160 ग्राम का, ये भी प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाता है उसका इसका हो जाएगा कितना 0, 6, 5, 11, 3 और 1, 4 और 1, 5, 510 का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब 510 का उसको प्रॉफिट हुआ कितने पे, अब देखो उसने 1000 ग्राम मांगा था लेकिन दिया कितना 840 ही, तो यानी कि उसकी जो लागत पैसा गया होगा वो 840 का ही गया होगा। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 840, गुणा कर लेते हैं 100, यही होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए इसको 2 से अगर मैं काट दूं तो इसको अगर मैं 4 से काट देता हूँ है ना, इस जीरो को मैं इधर से चला जाता हूँ और 4 से काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा, और इसको 21 बारी में इधर से आ जाएगा ये, तो 7 या 21 3 7 हो जाएगा, और ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 17 बारी में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इंटू करेंगे 17 को 5 से, तो ये कितना आ जाता है हमारा 85 हो जाएगा, 17 दूनी 34 है ना, 8 4 12 42, तो यानी कि 425/7। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 7 6 42 60 पॉइंट है ना, 7 7 49 और 7 49 और ये 10 हो गया 71, तो ये 60.71 जा रहा है। तो इसको मैं अप्रॉक्स की बात करूं क्योंकि नियरेस्ट बोला गया है होल नंबर में, तो मैं इसको 61% आराम से लिख सकता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 61%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सम दे दिया है किसका, राम और रमेश का। तो देखिए राम और रमेश का सम दे दिया है कितना, दोनों की उम्र का वो है 48 साल। अब 4 साल पहले की बात की जाए तो राम में से 4 साल कैंसिल कीजिए आप। ठीक है, राम में से वो है 3 गुना किसके, रमेश की एज के। तो भैया अब रमेश की एज भी तो 4 साल पहले 4 कम होगी। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ये राम की एज हुई, ये माइनस हो जाएगा, इधर रमेश आ जाएगा। ठीक है, ये -12 और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो ये -8 हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8। अब मैं माइनस कर देता हूँ इसको सबको, तो देखिए ये कट गया, तो ये कितना आ जाता है हमारा 4 रमेश की एज 4 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 56। तो 4 से ये कितनी बारी में चला जाएगा 14 बारी में। तो ये आ गई रमेश की प्रेजेंट एज, लेकिन बोलता क्या है वो 5 साल अभी से, तो 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए 19 साल। ठीक है, 19 साल हो गई रमेश की एज, तो 5 साल बाद ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि Pn एक सेकंड है इंटरसेक्ट करता है। देखिए ये सर्कल हो जाता है। ठीक है, ये एक Pn मान लेते हैं, अभी n कहाँ लेंगे वो इधर देखते हैं। देखिए Pn बड़ा है Pm से, तो यानी कि n हम इधर लेंगे, m इधर लेंगे, और Pt एक टेंजेंट है, Pt एक टेंजेंट है, इस तरीके से हम मान लेते हैं। ठीक है, Pt एक टेंजेंट है। ठीक है, Pt एक टेंजेंट है, ये हमने इधर मान ली। अब ये कहता है Pm जो है 32 है, Pt 40 है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि Pt² इज इक्वल टू Pm इंटू Pn। ठीक है, तो Pt² यानी कि 40 गुना 40, Pm की बात की जाए तो 32 हो गया, और Pn हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 8 से 8 पंजे 40 हो जाता है, 8 चौक 32, 4 से ये करेंगे तो ये 10, तो यानी कि Pn जो आ गया हमारा 50 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 50। ठीक है, तो अगर हम 50 में से 32 हटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा Mn 18 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है,
ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक कोनिकल टेंट है जिसमें 30 आदमी आराम से आ सकते हैं और हर आदमी ज़मीन पे 5 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेता है और हवा में वो 120 मीटर क्यूब का वो हवा लेता है। उसको इतनी हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए। तो हमें हाइट बतानी है किसकी, टेंट की। देखिए ये एक कोनिकल टेंट है, ठीक है। किसी भी 3D इमेज की जो वॉल्यूम निकलती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है कोन का वो कितना हो जाता है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाता है। अब देखिए इस टेंट का वॉल्यूम कैसे आएगा। टेंट का वॉल्यूम ऐसे आएगा कि 30 बंदों के लिए ये टेंट है, जहाँ पे ज़मीन पे कितना एरिया चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर का, है ना। ज़मीन पे कितना एरिया चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर का। और अगर आप देखें कि उसको एयर कितनी चाहिए, है एयर चाहिए उसको 120 मीटर क्यूब की। तो यानी कि अगर एक आदमी इतनी एयर ले रहा है तो 30 आदमी कितनी एयर ले लेंगे, 30 इंटू 120 मीटर क्यूब। यही हो गया क्या, वॉल्यूम टेंट का। अब ये किसके बराबर कर देते हैं, ये कर देते हैं वॉल्यूम के टेंट के वॉल्यूम के फॉर्मूले के बराबर, 1/3 बेस एरिया। अब बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है हमारा ये, ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर इंटू 30, ठीक है। क्योंकि 30 आदमी की बात हो रही है, 30 आदमी 5 मीटर स्क्वायर एक ले रहा है तो 30 आदमी इतने ले लेंगे, इनटू हाइट इस कोनिकल टेंट की। अब देखिए ये 30 से ये 30 चला गया और 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 24 बारी में। तो हाइट हो जाता है 24 × 3, तो जिस किसके बराबर हो जाता है, ये हमारा 72 मीटर के। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 72 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट हो जाएगी टेंट की। आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और RPF SI से भी हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है जो हुआ है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।